यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या अलग से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको आसानी से समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसमें उसको जरूर लिखें, जिससे मैं उसमें एक नई वीडियो बना करके उसको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो आज से क्लास 12th की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स की जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और इसमें फर्स्ट टॉपिक है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत दो शब्दों से मिलकर बना है, घर्षण तथा विद्युत। हम जानते हैं घर्षण का अर्थ होता है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, और विद्युत का अर्थ होता है कि वस्तुओं का वह गुण जिसके द्वारा वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। तो घर्षण विद्युत का अर्थ हुआ कि वस्तुओं के भीतर उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाए, और वह गुण क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं। ठीक ऐसा ही एक घटना आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान का एक दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने देखी थी कि जब हम अंबर को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ते हैं। अंबर एक प्रकार का पदार्थ होता है, जब इसे ऊनी वस्त्र के साथ आपस में रगड़ते हैं तो अंबर में एक ऐसा गुण आता है जिससे वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। तब कहा गया जो अंबर है ये विद्युतमय हो गया। अंबर के अंदर जो ये हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आया, कहा गया कि अंबर के अंदर जो गुण आया वह उस गुण को इन्होंने नाम दिया विद्युतमय होना, अंबर का विद्युतमय होना। और इसी को हम कहते हैं आवेशित होना। आवेशित होना। बाद में अनेक साइंटिस्टों ने इसी प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट घर्षण विद्युत का था ये कई बार करा। केवल ऐसा नहीं है कि अंबर को ही केवल ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ने पर अंबर पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। हम यदि कंघा लें, प्लास्टिक का कंघा लें, और यदि उसको सूखे बालों पर रगड़ें तो हम देखते हैं वह कंघा भी हल्के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। तो इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को भी जब रगड़ा गया तो उनके अंदर भी ऐसा ही गुण उत्पन्न हो गया। तो हमने देखा कि जब एक कांच की छड़ को, ये हम बनाते हैं यह कांच की छड़, कांच की छड़ को जब एक ऊनी वस्त्र के साथ रखा गया, ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में भी ऐसा ही गुण आ जाता है। इसी प्रकार यदि एक एबोनाइट की छड़ को यदि बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा जाए तो एबोनाइट की छड़ में भी इसी प्रकार का गुण आ जाता है। बाद में साइंटिस्टों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार का होता है। प्रारंभ में तो साइंटिस्टों को ऐसा कुछ पता नहीं था, जैसा हमको पता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। लेकिन साइंटिस्टों को ऐसा नहीं पता था कि धन ऋण प्रकार के दो प्रकार के आवेश होते हैं। साइंटिस्टों ने इन्हीं एक्सपेरिमेंटों को जब आगे बढ़ाया तब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार का होता है। तो कैसे उन्होंने करा? उन्होंने कांच की दो छड़ें ली और दोनों को ऊनी वस्त्र से रगड़ा। अब जब दोनों कांच की छड़ों को एक दूसरे के समीप लाया गया, यह जैसे ये कांच की छड़ है वैसे ये भी कांच की छड़, तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लागू होता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है कि इन दोनों के बीच में यह इसको दूर धकेल रही है और ये इसको दूर धकेल रहा है। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल था वो था प्रतिकर्षण बल। ठीक इसी प्रकार जब दो एबोनाइट की छड़ ली गई और उन्हें एक बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा गया, तब यदि एबोनाइट की छड़ को जब एक दूसरे के समीप लाए तो हम देखते हैं इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कि जो प्रतिकर्षण बल यहां लग रहा था वही प्रतिकर्षण बल यहां लग रहा है। यह भी एबोनाइट की छड़ है। अब लेकिन जब
साइंटिस्टों ने कांच की छड़ के साथ एबोनाइट की छड़ को एक दूसरे के पास लाए, यानी कि एक जगह हमने रख ली कांच की छड़ और इसके समीप पर जब लाए कांच की छड़ को ऊनी वस्तु से रगड़ा हुआ था और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ था। अब जब कांच की छड़ को एबोनाइट छड़ के समीप लाते हैं तो हम देखते हैं इनमें आकर्षण बल लगता है। अर्थात ये एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती है। यहां से साइंटिस्टों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कांच की छड़ को ऊनी वस्तु से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो विद्युतमय होने का गुण आता है, जो यह आवेशित होती है, इसका आवेशित होना बिल्कुल अलग है। एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ में जो आवेशित होने का गुण आता है वह अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि कांच की छड़ का आवेश अलग प्रकार का है और एबोनाइट की छड़ का आवेश अलग प्रकार का है। यहां से वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार का होता है। अभी तक हमने दो बातें तो समझ गए कि एक घर्षण विद्युत क्या होता है और आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है और ये छोटे छोटे कण जो हैं वह अणुओं से मिलकर के बने हुए हैं और अणु जो हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। तो हम इनके क्रम को लिख सकते हैं, पदार्थ या कण अणु से मिलकर के बने हैं और ये जो अणु है यह परमाणु से मिलकर के बने हैं। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि यह परमाणु क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम समझते हैं एक हीलियम का इसका संकेतांक होता है He और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2। तो हीलियम का यदि परमाणु संरचना बनाएं तो हम कहते हैं सबसे केंद्रीय भाग ये होता है हमारा नाभिक। और नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, एक होते हैं हमारे प्रोटॉन और दूसरा प्रकार का हमारा कण होता है न्यूट्रॉन। तो दो प्रकार के कण होते हैं नाभिक में, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन। और इसके बाहर ये कहलाती है कक्षाएं या कक्षा। इन कक्षा में तीसरा कण जो होता है इलेक्ट्रॉन वह चक्कर लगाता रहता है। तो इसका अर्थ हुआ परमाणु में तीन कण होते हैं। पहला कण होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इससे प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, जबकि प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं यह उदासीन कण है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका मान होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसी प्रकार प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। जो कूलाम है यह आवेश की इकाई है। जैसे द्रव्यमान की एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है, दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक इसी प्रकार से जो आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलाम। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा कण होता है न्यूट्रॉन, वह उदासीन कण है।
तो हमें ये एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो हमारी आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है हमें ये पता चल गया। अब हम जो घर्षण विद्युत है उसको आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से हम समझते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जब एक रेशम के कपड़े को ये हमने एक रेशम का कपड़ा लिया है, जब इसको हम रगड़ते हैं एक कांच की छड़ से, तो हमने देखा था कांच की छड़ में गुण आ गया था कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनको रगड़ने से पहले वह दोनों के दोनों वस्तुएं उदासीन होती है। उदासीन इसलिए होती है क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे हम यहाँ हीलियम की बात करें तो हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या है 2। इसी प्रकार हीलियम में प्रोटॉन की संख्या भी है, वो भी है 2। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो -1.6 गुणा -19 कूलम है। इसी प्रकार प्रोटॉन पे जो आवेश है वो धनात्मक 1.6 गुणा -19 कूलम है। तो जितना इसमें धनावेश है उतना ही इसमें, जितना धनावेश है उतना ही इसमें ऋणावेश है। तो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की एक सिंपल इक्वेशन जैसा हुआ कि +2 जैसे कि प्रोटॉन हुआ और -2 आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कुल आवेश, कुल मान क्या हो गया? 0। इसलिए कोई भी वस्तु सामान्य अवस्था में उदासीन रहती है क्योंकि इसमें जितने ऋणावेश होते हैं उतने इस पे धनावेश होते हैं। अब हम रेशम के कपड़े और कांच की छड़ की बात कर रहे हैं। जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है तो होता क्या है कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है, ये कोई भी इसमें, ये तो उदासीन था, इस पे तो कोई भी आवेश नहीं था रगड़ने से पहले। क्योंकि इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉनों पे ऋणावेश है, इसलिए रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। और कांच की छड़ जो कि पहले उदासीन थी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले गए तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसलिए कांच की जो छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता है यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हो जाए तो उससे वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो ऐसा पदार्थ धनावेशित हो जाता है। अब हम समझ सकते हैं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले गए, इसलिए रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। और कांच की छड़ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, इसलिए कांच की छड़ धनावेशित हो गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें हम आवेशों में और द्रव्यमान में थोड़ा डिफरेंशिएट भी करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। हम देखते हैं कि जो आवेश होता है, दो आवेशों के बीच में दो प्रकार के बल काम करते हैं। तो बलों के आधार पर कहें तो आवेशों में प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल, दो प्रकार के बल काम करते हैं। आप जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण बल काम करता है।
समान आवेशों जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला बल या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल, वह प्रतिकर्षण बल होता है। और विपरीत आवेशों का अर्थ हुआ कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन हो और एक विपरीत आवेश उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेरण आवेश होता है, तो उसका विपरीत आवेश हो गया धन आवेश जो कि प्रोटॉन कण में होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लगेगा वह आकर्षण बल होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश, क्योंकि उनके बीच में दो प्रकार के बल काम करते हैं, प्रतिकर्षण बल तथा आकर्षण बल। यदि हम यहीं पर द्रव्यमान की बात करें तो आप जानते हैं, आपने क्लास 11th में न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था कि जहां पर दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल की बात की गई थी। क्योंकि द्रव्यमानों के बीच में केवल एक आकर्षण बल ही काम करता है, इसलिए हम कहते हैं द्रव्यमान केवल एक प्रकार का ही होता है। दूसरा आवेशों के गुण में है विद्युत प्रेरण। आवेशों में विद्युत प्रेरण का गुण भी पाया जाता है। विद्युत प्रेरण का अर्थ है कि यदि मैं कोई एक इस प्रकार से एक क्षण ले लूं जिसको कि मैंने किसी भी विधि से धनावेशित करा हुआ है, उसके समीप पर मैं कोई एक दूसरी क्षण लाऊं जिसमें कि कोई भी आवेश नहीं है। हमने पहले भी बात करी है कि कोई भी वस्तु सामान्य अवस्था में उदासीन होती है, तो इस पर कोई आवेश नहीं रहा होगा, यानी कि इसमें धनावेश और ऋण आवेश एक समान रूप से बिखरे हुए होंगे। लेकिन जैसे ही इस निरावेशित या उदासीन छड़ के समीप कोई एक आवेशित छड़ लाई जाती है, जैसे कि मैं ये वाली छड़ ला रहा हूं इसके समीप, तो हम देखते हैं इस छड़ पर है धनावेश। इसका धनावेश इस छड़ पे जो बिखरा हुआ है धन और ऋण आवेश, उनमें से सभी धन आवेशों को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि हमने कहा कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो यह धन आवेश इसके सभी धन आवेशों को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे यह सारे के सारे धन आवेश यहां से निकल करके विपरीत कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे, दूसरे सिरे पर पहुंच जाएंगे। और हम जानते हैं विपरीत आवेशों पर आकर्षण बल काम करेगा, तो इसमें जितने भी ऋण आवेश होंगे वह इस सिरे पर आ जाएंगे। तो धनावेश इस सिरे पर पहुंच जाएंगे और ऋणावेश इस छड़ के पास वाले सिरे पर आ जाएंगे। इस प्रकार की घटना को ही हम कहते हैं विद्युत प्रेरण। तो यह आवेशों के गुण का दूसरा भाग है। तीसरा होता है आवेशों में योग का गुण। योग का गुण, योग के गुण से तात्पर्य है कि जिस प्रकार हम संख्याओं को जोड़ते हैं, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए जिस प्रकार संख्याओं को जोड़ा जाता है कि 1 + 2 = 3, इसी प्रकार आवेशों को भी सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। यानी कि आवेशों को यदि जोड़ना है Q1 + Q2, या हम कह सकते हैं Q1 प्लस, यहां पर मैं लिखूं 2Q, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 3Q के बराबर हो जाएगा। अगला आता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज थी, ये फोर्थ है। आवेश संरक्षण का नियम आपने पिछली क्लासों में ऊर्जा संरक्षण का नियम था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का भी आपने केमिस्ट्री में नियम पढ़ा था, द्रव्यमान अविनाशिता का नियम। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम है। यह कहता है कि आवेश जो है वो संरक्षित रहता है किसी भी अभिक्रिया के दौरान। जैसे अभी इससे पहले हमने रेशम के कपड़े को जब कांच की छड़ से रगड़ा था, तो हमने कहा था कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में चले गए थे। तो इसका अर्थ हुआ रगड़ने से पहले कांच की छड़ और रेशम के कपड़े में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी थी वह रगड़ने के बाद भी उतनी ही रहेगी, केवल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर। तो यह हमारा कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम। फिफ्थ नियम हमारा आता है, फिफ्थ नियम होता है आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। आपने पिछली क्लासों में एक थ्योरी पढ़ी होगी कि यदि कोई पिंड है तो उसके यदि द्रव्यमान नापते हैं तो दो प्रकार के द्रव्यमान होते हैं। एक होता है उसका विराम द्रव्यमान। तो विराम द्रव्यमान को
हम प्रदर्शित करते हैं m0 से, और एक दूसरा उसका द्रव्यमान होता है यदि वो v वेग से गतिमान है। तो यदि m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गतिमान हो, तब उसका जो द्रव्यमान होता है उसे हम mv से प्रदर्शित करते हैं। तो जब कोई पिंड चलता है तो यह माना जाता है कि द्रव्यमान में परिवर्तन आता है, और उसके द्रव्यमान का परिवर्तन का सूत्र होता है mv बराबर होता है m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां mv v वेग से चलते हुए पिंड का द्रव्यमान है, m0 पिंड का विराम द्रव्यमान है, v उस पिंड का वेग है, और c है प्रकाश की चाल। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आवेश पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश चाहे कितने भी वेग से चल रहा हो, कितने भी गतिमान हो या स्थिर अवस्था पे हो, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला हमारा टॉपिक आता है आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति ये कहती है, आपने एक एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन का तेल बिंदु से संबंधित प्रयोग। उस प्रयोग के आधार पर मिलिकन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो आवेश की मात्राएं जो हो सकती है वो या तो इतनी हो सकती है या इतनी हो सकती है या इतनी हो सकती है, या हम कह सकते हैं इतनी हो सकती है, या तो 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम, या 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, या 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलम, या 8.0 गुणा 10 की घात -19 कूलम। आवेशों के किसी भी स्थान पर जो आवेशों की मात्राएं संभव हो सकती है, उनमें से कुछ संभव मान इस प्रकार से उसने बताया। यहां पर देखने वाली बात यह है कि इन सब में जो सबसे कॉमन बात है वो है ये, यदि आप इस पर ध्यान देंगे, ये जितने भी बाकी सब आवेशों के मान हैं वो इस मान के पूर्ण गुणज है। यहां 1.6 या 3.2 है तो यह इस मान का 2 गुना है, ये 4.8 है तो यह इस मान का 3 गुना है, और ये वाला जो मान है वह इस मान का 5 गुना है। तो वहां से यह निष्कर्ष निकला कि जो एक न्यूनतम संभव आवेश की जो मात्रा हो सकती है वह मात्रा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होती है। और हमने अभी पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम वो ऋणात्मक आवेश होता है, और प्रोटॉन पर भी जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की